सो आज से अपन डेटाबेस की एग्जैक्ट कोडिंग करना स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले अपन मैजिक कमांड सीखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं चेक कर लूँगा मेरा क्लस्टर ऑन है या नहीं है। तो ये एक्टिव स्टेट में है, बहुत बढ़िया बात है। एंड उसके बाद मैं जाऊँगा वर्कस्पेस में, एक नया नोटबुक क्रिएट करूँगा। तो मैं वर्कस्पेस के अंदर जाता हूँ, ये मैंने फोल्डर क्रिएट किया था लास्ट क्लास में। राइट क्लिक करूँगा, क्रिएट फॉलोड बाय दिस नोटबुक। एंड सबसे पहले तो मैं इस नोटबुक को रीनेम कर लूँगा एंड यहाँ पे मैं लिख दूँगा मैजिक कमांड्स। ठीक है, एंड देखो मैजिक कमांड बहुत ही काम की चीज़ होती है। मैजिक कमांड देखो बेसिकली ज़्यादातर मैजिक कमांड अपन यूज़ करते हैं मार्कडाउन के लिए। ठीक है, मार्कडाउन अगर आप आई पाइथन यूज़ किए होगे, ठीक है, तो आई मीन जुपिटर नोटबुक, तो आपको पता होगा मार्कडाउन क्या होती है। मतलब हेडिंग वगैरह आपको देना है, सब हेडिंग देना है, बुलेट पॉइंट में कुछ चीज़ अगर लिखना है तो उस केस में आप मैजिक कमांड यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उस पर अपन बाद में जाएंगे, बट मार्कडाउन पे और भी कोई सारे मैजिक कमांड है। तो मैजिक कमांड बहुत सारे टाइप के हैं। तो सबसे पहला मैजिक कमांड मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो जो भी मैजिक कमांड आप यूज़ करते हो ना, तो आपको उससे पहले परसेंटेज लगानी है। ठीक है, तो परसेंटेज मान लो, अच्छा मैं परसेंटेज को रिमूव करता हूँ, एक सेकंड आप देखो। बाय डिफ़ॉल्ट जो भी नोटबुक आप क्रिएट करते हो, बाय डिफ़ॉल्ट उसकी लैंग्वेज ना पाइथन है। ठीक है, आप चाहो तो चेंज भी कर सकते हो। इस नोटबुक की डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज पाइथन है। अगर आप कंफर्टेबल हो इस काला में तो आप चेंज कर सकते हो। आर में अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप चेंज कर सकते हो। सीक्वल में कंफर्टेबल हो तो आप चेंज कर सकते हो। तो बाय डिफ़ॉल्ट तो पाइथन ही होगी। ठीक है, ओके। सबसे पहले तो रन कोड लिखने से पहले मैं क्लस्टर को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। C1 मैंने क्लस्टर लास्ट टाइम बनाया था। ठीक है, चलो तो मैजिक कमांड अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ठीक है, अगर मेरे को मान लो मेरे को प्रिंट करना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट एंड हेलो, दैट्स इट। मैं कंट्रोल एंटर प्रेस करता हूँ, ये प्रिंट हो गई। ये लैंग्वेज कौन सी है? पाइथन। अगर मैं इसको सीक्वल सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, चलो मैंने सीक्वल सेलेक्ट कर लिया, तो देखो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, परसेंटेज सीक्वल लिख के आ गया। ठीक है, तो यही मैं आपको बता रहा हूँ। अगर ये मेरी सीक्वल है, अभी देखो सीक्वल है, अगर मेरे को पाइथन यूज़ करना है, ठीक है, क्योंकि प्रिंट तो सीक्वल में अपन यूज़ नहीं करते हैं, वहाँ तो सेलेक्ट यूज़ करते हैं, है ना, लेकिन मुझे पाइथन यूज़ करना है। ये सेल तो मुझे दिख रहा है सीक्वल में, तो मैं क्या करूँगा, मैं जो भी मेरी क्वेरी है, जो भी मेरा कोड है, उसके पहले मैं स्पेसिफाई कर दूंगा कि देखो ये जो है ना पाइथन में, या फिर ये जो है ना आर में। तो पाइथन के लिए मैं क्या लिखूँगा, परसेंटेज पाइथन। तो देखो वो एरर अब चली गई। ठीक है, परसेंटेज पाइथन जैसे ही आप लिखोगे एंड कंट्रोल एंटर अगर आप प्रेस करोगे तो ठीक है, तो यहाँ पे देखो हेलो लिख के आ गई है। ठीक है, सिमिलरली आप एसक्यूएल के लिए भी कर सकते हो। ठीक है, तो परसेंटेज एसक्यूएल में लिखूँगा एंड मैं लिख दूँगा सेलेक्ट लेट्स से 1। ठीक है, मैं कंट्रोल एंटर प्रेस करूँगा एंड यहाँ पे ये मेरे को 1 आउटपुट में रिटर्न कर दी। तो ये सब क्या है, ये सब मैजिक कमांड है। ठीक है, ये सारे के सारे मैजिक कमांड है। कूल, ओके। नेक्स्ट मैजिक कमांड देखते हैं। मान लो कि मुझे फाइल में लिस्टिंग करानी है, तो फाइल में लिस्टिंग करानी है तो ओके, सबसे पहले मैं चलता हूँ कैटलॉग में। ठीक है, कैटलॉग में ये मेरे को अभी DBFS नहीं दिख रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से भी हट जाऊँगा एंड यहाँ पे मैं ना सेटिंग्स में जाऊँगा। ठीक है, प्रोफाइल में गया, सेटिंग्स में है, सेटिंग्स में ये मुझे कहाँ मिलना चाहिए, लेट मी चेक, एडवांस में भी होगा। ठीक है, लेट मी चेक, क्योंकि ये चेंज होता रहता है। हाँ, DBFS फाइल ब्राउज़र। ठीक है, ये इनेबल और डिजेबल, यहाँ पे मेरी अभी देख सकते हो आप डिजेबल स्टेट में है, तो मैं इसको इनेबल कर लूँगा। ठीक है, DBFS फाइल ब्राउज़र सिस्टम। अब जब मैं कैटलॉग में जाऊँगा ना, अच्छा कैटलॉग में जाने के बाद एक एक्चुअली मुझे को दिख जाना चाहिए था, पर ये दिख नहीं रहा है, तो मैं एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, रिफ्रेश करने के बाद कैटलॉग में जाऊँगा। अब देखो यहाँ पे देखो DBFS आ गया ना, पहले ये नहीं था, अगर आप गौर किए होगे तो पहले ये नहीं था। ठीक है, अब DBFS आ गया, तो मैं DBFS पे क्लिक करता हूँ। DBFS देखो क्या है, डेटाब्रिक्स फाइल सिस्टम, जैसे हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम थी ना, तो सिमिलरली डेटाब्रिक्स में डेटाब्रिक्स फाइल सिस्टम है। ठीक है, यहाँ पे अपन फाइल वगैरह स्टोर कर सकते हैं। तो फाइल स्टोर एक फोल्डर है ऑलरेडी, उसके अंदर सब फोल्डर है टेबल्स। इस टेबल के अंदर अगर मेरे को कुछ भी चीज़ अपलोड करनी है, फाइल वगैरह, तो मैं सिंपल अपलोड पे क्लिक करूँगा एंड फाइल तो मैं अपलोड करूँगा, बट
मैं सोच रहा हूँ एक सब फोल्डर क्रिएट करूँ, ठीक है, टेबल्स के अंदर। आप चाहो तो टेबल्स के अंदर आप अपने फाइल को ड्रॉप कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, इनपुट टेबल्स, ठीक है। और राइट, इनपुट टेबल्स के अंदर मैं अपने फाइल को अपलोड करूँगा। तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो या फिर आप ब्राउज़ भी कर सकते हो। चलो मैं ब्राउज़ कर लेता हूँ। मैं आई थिंक डाउनलोड वाले फोल्डर में होगा, CSV फाइल्स है। तो ये कई सारे फाइल्स है, एक तो CSV है, टेक्स्ट फाइल है, बहुत सारे फाइल्स हैं। तो मैं सबको सेलेक्ट करता हूँ एंड ओपन पे क्लिक करूँगा। ये एक एक करके सारे के सारे अपलोड हो जाएगी, ठीक है। तो इसका पाथ आप चेक कर सकते हो। देखो फाइल स्टोर के अंदर, टेबल्स के अंदर, इनपुट टेबल्स के अंदर ये सारी फाइल्स अवेलेबल है। ओके, अब इस पर मैं कर देता हूँ डन। डन जैसे ही करूँगा तो देखो अब देखो इनपुट टेबल्स के अंदर ये सारी फाइल्स आ गई है, ठीक है। अब मैं इसको क्लोज़ कर लेता हूँ। क्लोज़ करने के बाद मैं रीसेंट में जाऊँगा। रीसेंट में जाने के बाद मैं मैजिक कमांड में जाऊँगा। मैजिक कमांड में यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं। हाँ, मुझे फाइल लिस्टिंग करनी है, ठीक है, फाइल लिस्टिंग करनी है। तो सबसे पहले तो मैं ये वाला मैजिक कमांड यूज़ करूँगा, जो कि जिसको बोलेंगे, देखो अभी फिलहाल ये पाइथन है बाय डिफ़ॉल्ट। MD जैसे मैं टाइप करूँगा तो देखो ये चेंज हो जाना चाहिए। देखो मार्कडाउन चेंज हो गया, ठीक है। कई सारे हेडर है, H1 H2 H3 हेडर है। तो मैं हेडर H1 यूज़ करूँगा, जिसके लिए मैं सिंगल हैश यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपको H2 चाहिए तो 2 बार यूज़ कर लेना, H3 चाहिए तो 3 बार यूज़ कर लेना, ठीक है। कूल। यहाँ पे मैं अभी क्या करने वाला था, मैं आपको क्या दिखाने वाला था यार, मैं तो भूल गया गाइज़। मैं यहाँ पे आई गेस लेट मी रिमाइंड, हाँ, फाइल लिस्टिंग कराने वाला था। तो मैं यहाँ पे टाइटल दे दूँगा फाइल लिस्टिंग, ठीक है। एंड मैं कंट्रोल एंटर प्रेस करूँगा तो देखो ये मेरी एक हेडिंग बन गई, ठीक है। कितना कूल लग रहा है। अब इसके अंदर मैं अगेन यहाँ पे आके होवर करूँगा एंड देखो बार बार मुझे होवर करके प्लस पे क्लिक करना पड़ रहा है, तब एक न्यू सेल क्रिएट हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ अगर आप नहीं चाहते हो तो आप कंट्रोल एंटर मत प्रेस करना, आप ऑल्ट एंटर प्रेस करना, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट टाइम। तो देखो फाइल लिस्टिंग करनी है तो मैं क्या करूँगा, %fs मतलब फाइल सिस्टम। यहाँ पे मैं लिखूँगा ls के अंदर सबसे पहले मैं देखूँगा रूट फोल्डर, ठीक है। रूट फोल्डर में क्या क्या चीज़ अवेलेबल है। तो मैं इस बार कंट्रोल एंटर प्रेस नहीं करूँगा। अगर कंट्रोल एंटर प्रेस करूँगा अगेन मुझे एक न्यू सेल न्यू सेल मुझे क्रिएट करना पड़ेगा। कैसे, होवर करके करना पड़ेगा। तो मैं ये चीज़ नहीं चाहता हूँ। तो मैं अल्ट एंटर प्रेस करूँगा सो दैट ये ऑटोमेटिकली मेरे लिए एक न्यू सेल जनरेट कर ले। देखो अल्ट एंटर किया, देखो ऑटोमेटिकली ये मेरे लिए एक न्यू सेल जनरेट करके दे दिया। ओके, यहाँ पे फाइल लिस्टिंग कर रहा हूँ और मैं देखना चाह रहा हूँ कि रूट फोल्डर में मेरे कौन कौन से फोल्डर अवेलेबल है, या फिर फाइल वगैरह अगर होंगे तो वो भी शो हो जाएगा, ठीक है। तो देखो मेरे को ये दिखा दिया कि रूट फोल्डर में देखो फाइल स्टोर एक करके फ़ोल्डर है, एक ये भी है, एक ये भी है, पर मेरे को काम है फाइल स्टोर से। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अगेन %fs लिखूँगा एंड ls करूँगा एंड इस बार मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा फाइल स्टोर, ठीक है। अब मैं देखना चाहता हूँ फाइल स्टोर के अंदर कितने सारे फोल्डर्स या फिर फाइल्स अवेलेबल है, ठीक है। तो मैं अगेन अल्ट एंटर प्रेस किया, एक नया सेल मुझ को ऑटोमेटिकली जनरेट करके दे दिया, ठीक है। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि फाइल स्टोर के अंदर एक और सब फोल्डर है टेबल्स, ठीक है। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, बार बार कौन ही टाइप करेगा। कॉपी करके अगर मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा तो मैं देख पा रहा हूँ कि ये चीज़ इसके अंदर टेबल्स है। टेबल्स के अंदर मैं चेक करना चाहता हूँ कि टेबल्स के अंदर क्या कोई फाइल्स वगैरह या फिर फोल्डर वगैरह अवेलेबल है या नहीं है। तो हाँ है, ये वाली फ़ोल्डर अवेलेबल है, इनपुट टेबल्स। तो मैं क्या करूँगा, मैं ना इस पाथ को ही कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे अगेन मैं लिख देता हूँ %fs ls, ठीक है। एंड मैं इसको पेस्ट करता हूँ एंड ऑल्ट एंटर प्रेस करता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे को देखो दिख गई कि इस वाले फ़ोल्डर के अंदर अब कोई फ़ोल्डर नहीं है, इसके अंदर सारे के सारे फाइल्स अवेलेबल है। कौन कौन सी फाइल्स, ये सारी फाइल्स। एंड ये आपको पाथ शो हो रही है, कंप्लीट फाइल की जो कंप्लीट पाथ है ना, वो पाथ यहाँ पे शो हो रही है विद फाइल नेम्स। जो भी फाइल है, 5 फाइलें हमारे पास, उनके साइज़ क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग साइज़ दिख रहा है और मॉडिफिकेशन टाइम कब मॉडिफाई हमने किया था, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आप चाहो तो DBFS आप लगा सकते हो बिगनिंग में, अगर आप चाहो तो इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। ये डेटाब्रिक्स फाइल सिस्टम है, तो आप इसको चाहो तो इग्नोर कर सकते हो, इट डजंट मैटर। सो घुमा फिरा के मैंने आपको ये सिखाया कि लिस्टिंग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक मैजिक कमांड है। मैजिक कमांड क्या है, %fs फाइल सिस्टम।
ये लिस्टिंग अपन दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, डेटाब्रिक्स यूटिलिटी, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। बट फिलहाल के लिए मैजिक कमांड आप यूज़ कर सकते हो। तो कौन कौन सा मैजिक कमांड हमने सीखा, एक तो %fs, %sql, %python, सिमिलरली %scala आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। स्काला की कोडिंग मुझे नहीं आती है, बट फिर भी मैं आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पे गूगल में सर्च करूँगा स्काला, आई मीन प्रिंट हेलो वर्ल्ड इन स्काला, ठीक है। इसकी सिंटैक्स क्या होती है वो मैं देख लेता हूँ। प्रिंट एलन यूज़ करते हैं आई गेस, चलो ठीक है। ओके, ये सब कुछ यूज़ किया था, ये आई थिंक इसने क्लास यूज़ किया है। विदाउट यूजिंग क्लास क्या यूज़ करते हैं, प्रिंट एलन। चलो मैं इसको देखता हूँ एक बारी, काम करेगा या नहीं करेगा, मुझे स्काला तो नहीं आती है। %स्काला में लिखता हूँ एंड इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। देखो स्काला भी चेंज हो गई है हमारी, बट आउटपुट आएगी कि नहीं आएगी मैं देख लेता हूँ। तो ऑल्ट एंटर में प्रेस करता हूँ एंड आउटपुट आ गई। तो यही सिंटैक्स है, ठीक है, स्काला की। तो इस तरीके से आप मैजिक कमांड यूज़ कर सकते हो। एंड और अगर आपको मान लो, ये चीज़ तो मैंने आपको मार्कडाउन का बताया। इस मार्कडाउन के अंदर अगर आपको बुलेट पॉइंट्स अगर कुछ ऐड करनी है, ठीक है, मान लो यहाँ पे कुछ बुलेट पॉइंट्स, आपको कुछ नोट्स वगैरह अगर आपको बनानी है, ठीक है। मान लो नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बताया कि जैसे कि पाइस्पार्क, एक्चुअली पाइस्पार्क क्या है, ठीक है। चलो मैं ये चीज़ आपको बताता हूँ कि पाइस्पार्क क्या है, ठीक है। ये चीज़ मैंने अभी तक तो आपको बताया भी नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे %md लिखूँगा, यहाँ पे एक हैश लगा दूँगा और यहाँ पे मैं लिख दूँगा कि हिस्ट्री ऑफ पाई स्पार्क, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ पाई स्पार्क। और अभी तो मैंने पाई स्पार्क का जिक्र ही नहीं किया है, मैं अभी डेटाब्रिक्स बता रहा हूँ, हिस्ट्री ऑफ डेटाब्रिक्स, ठीक है। ये चीज़ है। अगर मैं इसको कंट्रोल एंटर प्रेस करूँगा तो ये तो आपको नॉर्मल सा हेडिंग दिख जाएगा एज यूजुअल जैसे दिख रहा था। मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा एडिट करने के लिए, मैं करूँगा कि सबसे पहले देखो बिग डेटा आया था, ठीक है। तो मैं इसको बुलेट पॉइंट में लिखूँगा, मैंने एक हाइफन दिया एंड मैं सबसे पहले लिखूँगा कि सबसे पहले आया था बिग डेटा, ठीक है। बिग डेटा के अंदर मैं अगर बोलूँ तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ थी, हडूप थी, ठीक है। हडूप में आपको क्या क्या चीज़ प्रोवाइड कराई जा रही थी, एक तो थी हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम जिसको बोलते हैं HDFS, जो कि स्टोरेज के काम में आती थी, ठीक है। और दूसरा था मैप रेड्यूस जो कि प्रोसेसिंग के काम में आती थी, ठीक है। तो ये दो कंपोनेंट थे बेसिकली हडूप में, एक तो HDFS जहाँ की फ़ाइल अपन स्टोर करते थे और दूसरा जो फाइल को एग्जीक्यूट करते थे वो मैप रेड्यूस के थ्रू करते थे। पर मैप रेड्यूस में प्रॉब्लम क्या थी, मैप रेड्यूस में प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ पे जावा में कोडिंग करते थे और जावा में जो कोडिंग करते थे मैप रेड्यूस की प्रोग्रामिंग इतनी टफ थी कि लोगों को समझ में भी नहीं आती थी, ठीक है, ये सब चीज़ें। तो जब लोगों को समझ में नहीं आती थी तो लोग सोचे कि यार इससे छुटकारा पा जाए। एंड एक और चीज़ थी कि ये बहुत ही ज़्यादा स्लो थी एक्चुअली, ठीक है। ये बिग डेटा को तो हैंडल कर रही थी पर स्लो थी। तो इसके बाद आ गई हमारी स्पार्क। स्पार्क केम इनटू द पिक्चर और ऐसा बोलते हैं कि स्पार्क इज़ 10 to 100 टाइम्स फास्टर देन अपना मैप रेड्यूस, ठीक है। तो है, वाकई में है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि हम मेमोरी में जितनी भी प्रोसेसिंग कर रहे थे ना, ठीक है, ये हार्ड डिस्क में कर रहे थे। जो भी प्रोसेसिंग अपन कर रहे थे इनपुट आउटपुट, वो हार्ड डिस्क में कर रहे थे। पर स्पार्क में क्या होता था, अपन ऑन मेमोरी यूज़ कर रहे थे, ठीक है, हम मेमोरी के अंदर ही प्रोसेसिंग कर रहे थे। तो इसकी वजह से स्पार्क फास्ट हुई है, ठीक है। जो भी काम कर रहे थे, जैसे अपना SAP में अगर जो एक है SAP हाना, ठीक है, हाना में अपन ऑन मेमोरी यूज़ करते हैं, जो भी कंपटीशन करते हैं वो ऑन मेमोरी यूज़ करते हैं, इसलिए कंपेयर टू ओरेकल, MySQL, हाना फास्टर है, ठीक है। तो सिमिलरली स्पार्क में भी यही काम था, तो स्पार्क फास्टर है कंपेयर टू मैप रेड्यूस। बट देखो, चाहे आप मैप रेड्यूस यूज़ कर लो, आई मीन हडूप यूज़ करो या फिर स्पार्क यूज़ करो, आपको जो है ना कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती थी लोकली, ठीक है। आप अपने मशीन में आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स, एप्लीकेशंस वगैरह आपको इंस्टॉल करनी पड़ती थी, ठीक है। ये सब चीज़ से छुटकारा पाने के लिए क्या आ गया, डेटाब्रिक्स आ गया, ठीक है, डेटाब्रिक्स आ गया। तो डेटाब्रिक्स में देखो, अभी मैंने आपको बताया
अज़ोर डेटाब्रिक्स में क्लास में आपको बताया था, ठीक है। अभी डेटाब्रिक्स का कम्युनिटी एडिशन भी यूज़ कर रहा हूँ। क्या मैंने कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल किया? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि इस डेटाब्रिक्स जो है ना, ये कम्प्लीटली ऑनलाइन है, ठीक है, ये क्लाउड पे है। आपको कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। स्पार्क जब भी आप यूज़ करोगे तो आपको स्पार्क सेशन भी क्रिएट करनी पड़ती थी, पर डेटाब्रिक्स में हम कोई सेशन वेशन क्रिएट नहीं कर रहे। डायरेक्टली जो भी आपको कमांड वगैरह लिखनी है ना, आप डायरेक्टली आप यूज़ कर सकते हो विदाउट क्रिएटिंग एनी स्पार्क सेशन एंड ऑल, ठीक है। तो ये फ़ायदा है यहाँ पे डेटाब्रिक्स में, आपको कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की ज़रूरत ही नहीं है। सीधा डायरेक्ट आप यूज़ करो, बस एक अकाउंट आपको ओपन कर लेनी है। सब कुछ ऑनलाइन है, सब कुछ क्लाउड पे है, कुछ आपको टेंशन नहीं। अगर आपकी कंप्यूटर एकदम ख़राब है, i3 भी है ना, तो भी चल जाएगी, ठीक है, क्योंकि आप कुछ इंस्टॉल कर ही नहीं रहे हो। बट अगर आप लेट्स से स्पार्क को ऑन प्रेमाइस अगर आप इंस्टॉल कर रहे हो, हडूप वगैरह ऑन प्रेमाइस यूज़ कर रहे हो, तो उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि आपकी सिस्टम मिनिमम 8 GB की होनी चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, तो वो सब चीज़ सबके पास तो होती नहीं है ना। तो डेटाब्रिक्स इसी चीज़ को फिगर आउट किया एंड डेटाब्रिक्स वालों ने बोला हम सब कुछ ऑनलाइन करेंगे, क्लाउड पे करेंगे, सो दैट कितना भी घटिया लैपटॉप कॉन्फ़िगरेशन जिसके पास हो, डजेंट मैटर, तुम आओ मेरे प्लेटफॉर्म को यूज़ करो एंड जो भी आपके टास्क है आप आराम से यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो। तो डेटाब्रिक्स की ये कहानी है। स्पार्क के जो फाउंडर है उन्होंने ही डेटाब्रिक्स को बनाया है, ठीक है। अब मैं इसको अगर कंट्रोल एंटर प्रेस करूँगा तो देखो ये थोड़ा सा लग रहा है ना कि हाँ चलो हिस्ट्री ऑफ डेटाब्रिक्स क्या आया, तो पहले बिग हडूप आया, हडूप के बाद स्पार्क आया, स्पार्क के बाद डेटाब्रिक्स आया, ठीक है। डेटाब्रिक्स पाई स्पार्क क्या है? पाई स्पार्क कुछ नहीं है। पाई स्पार्क देखो यहाँ पे अगर मैं मार्कडाउन यूज़ करता हूँ, एक और मैजिक कमांड यूज़ कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे लिखूँगा, एक मैं ना 3 बार इसको यूज़ करूँगा। पाई स्पार्क क्या है? सो पाई स्पार्क इज़ नथिंग बट योर पाइथन प्लस स्पार्क। ये बन गया आपका पाई स्पार्क, और कुछ नहीं। पाई स्पार्क और कुछ भी नहीं है, ठीक है। पाइथन प्लस स्पार्क इज इक्वल्स टू पाई स्पार्क, ख़त्म कहानी, इतना ही है और कुछ नहीं है। आप पाई स्पार्क में जो कोडिंग कर रहे थे यहाँ पे भी वही करोगे, बट यूजिंग पाइथन। स्पार्क में आप स्काला में यूज़ कर रहे थे, क्योंकि स्पार्क को लिखा गया स्काला में, माई प्रोड्यूस को लिखा गया था जावा में, ठीक है। तो चीज़ें वही है, बस पाई स्पार्क में अपन पाइथन यूज़ करें इंस्टेड ऑफ स्काला। अगर आप चाहते हो स्काला में कोडिंग करने के लिए तो दैट्स फाइन, आप स्काला में भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे डेटाब्रिक्स स्काला की भी ऑप्शन दे रखी है ना। अगर आप चाहो तो स्काला भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप स्काला में कंफर्टेबल हो तो स्काला में करो, अगर आप आर में कंफर्टेबल हो तो आर में करो। ज़रूरी नहीं है कि आप पाई स्पार्क की ही कोडिंग करो, ठीक है। बट इस ट्यूटोरियल में, आई मीन इस ट्यूटोरियल इन द सेंस इस प्लेलिस्ट में अपन पाई स्पार्क की कोडिंग करेंगे और थोड़ा बहुत स्पार्क सीक्वल भी कर लेंगे, ठीक है। अपन स्काला में नहीं करने वाले, ठीक है। तो स्पार्क की कोडिंग यूजिंग पाइथन मिला के पाई स्पार्क पे अपन सीखने वाले हैं। तो ये थी कुछ मैजिक कमांड। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे डेटाब्रिक्स यूटिलिटी क्या होती है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।